अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एक बैक्टीरिया है जिसकी इन्फेक्शन की वजह से हमारी मैदे की प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे सामने आती हैं। एक कॉमन मर्ज़ है। आलमोस्ट अब हमारी पूरी दुनिया की जो आधी आबादी है वो इस मर्ज़ का शिकार होती है। आम तौर पर ये जो मर्ज़ है बचपन में आता है और ये बैक्टीरिया जब हमारे मैदे पर असरअंदाज होता है तो उसके नतीजे में मैदे के हवाले से कुछ प्रॉब्लम सामने आती हैं जिनको आज मैं डिस्कस करूँगी। नॉर्मली बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि उनको ये इन्फेक्शन है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि ये मर्ज़ जो है आम तौर पर एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि ऐसा मर्ज़ जिसकी कोई अलामत जो है हमारे सामने ना आए, तो ये नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन बाद औक़ात कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स सामने आते हैं जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को कहते हैं कि आप एच पाइलोरी का टेस्ट करवा लीजिए, तो पता चलता है कि पेशेंट को बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है। ये इन्फेक्शन क्यों होती है इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम, बस यही कहा जाता है कि पर्सन टू पर्सन ये बैक्टीरिया जो है ये पास करता है और इस तरह ये मर्ज़ जो है वो फैल जाता है। जैसे कि डायरेक्ट सलाइवा जो है, थूक जो है, ये इस मर्ज़ को फैलाने का बायस बनती है। पखाना है ये बायस बनता है इस मर्ज़ को फैलाने का। फिर वॉमिट है, इस वजह से भी ये मर्ज़ जो है फैलता है। आलूदा खुराक या आलूदा पानी, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर अखबार में पढ़ा होगा या अपने ख़बरों में सुना होगा कि हमारे पीने के पानी में सीवरेज का पानी जो है वो शामिल हो जाता है। लिहाजा वो पानी जो है फिर वही पानी खुराक में जाता है। तो जब हम आलूदा पानी का इस्तेमाल करते हैं या आलूदा खुराक का इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में ये बैक्टीरिया जो है हमारे मैदे के ऊपर जो है हमलावर हो जाता है और इसकी इन्फेक्शन हो जाती है। जो हमारा पखाना है वो इस तरह बायस बनता है कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं और वॉशरूम में रफ़ा हाजत के बाद आप अच्छी तरह जब हाथ नहीं धोते और कुछ पखाने का हिस्सा या ज़रात या गंदगी जो है जब वो आपके हाथों में रह जाती है तो ऑब्वियसली आप जब किसी चीज़ को पकाएंगे या कोई काम करेंगे तो वो गंदगी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं एक तरह से आप कह लीजिए गंदगी जो है इस मर्ज़ को फैलाने का बायस बनती है। इस मर्ज़ के जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं वो आम तौर पर पेट के हवाले से आते हैं। नॉर्मली तो मैंने आपको कहा कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके ज़्यादा सिम्टम सामने नहीं आते, लेकिन जब हमारे सामने सिम्टम सामने आते हैं तो वो हमारे पेट और हमारे मैदे के हवाले से, हमारी खुराक की नाली के हवाले से आते हैं। यानी इस मर्ज़ में हमारी खुराक की नाली से लेकर हमारा मैदा और हमारा पेट, हमारी इंटेस्टाइन जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। पूरा निज़ाम हज़म जो है वो हमारा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की पेट में दर्द रहती है और मुसलसल दर्द रहती है, जलनदार किस्म की दर्दें आती हैं। इसके अलावा ये दर्दें उस वक़्त बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जब मरीज़ का मैदा खाली होता है। यानी जब पेशेंट को खाए पिए 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए और मैदा खाली होना शुरू हो गया तो उस वक़्त ये दर्द जो है शिद्दत इख्तियार कर जाती है। मतली का एहसास पाया जाता है, भूख की कमी का एहसास पाया जाता है। नॉर्मल पेशेंट को भूख नहीं लगती, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ डकार आते हैं और पेट में एक अफारे का सा एहसास जो है वो पाया जाता है और गैर महसूस तरीके से पेशेंट का जो वज़न है वो कम होने लगता है, कमज़ोरी का एहसास पाया जाता है, फटीग होना शुरू हो जाती है और सम टाइम इस तरह होता है कि ये मर्ज़ जो है एकदम इमरजेंसी कंडीशन भी इख्तियार कर सकता है, जिसकी वजह से रश करना पड़ता है डॉक्टर्स की तरफ कि बहुत सीवियर किस्म की पेट में दर्द शुरू हो जाती है, निकलने में दुश्वारी आना शुरू हो जाती है, ब्लड में खून आना शुरू हो जाता है या जो स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है या फिर जो वॉमिट है उसमें भी ब्लड आना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह के जो सिम्टम जब हमारे सामने आते हैं तो ज़ाहिर है पेशेंट ने परेशान होना है और उसने डॉक्टर्स की तरफ ही भागना है, और फिर जिस तरह डॉक्टर उसको कहेंगे उसके मुताबिक वो इलाज अपना करवाने के लिए मजबूर होता है। ये मैं एलोपैथी के हवाले से कह रही हूँ बात, क्योंकि हमारी होम्योपैथी जो है इस हवाले से बड़ी ही कामयाब एक हिस्ट्री रखती है, या बड़ी कामयाबी के साथ हम इन पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है, या ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि बचपन में ये मर्ज़ सामने आता है, तो ऐसे अफराद जो तंग घरों में रहते हैं, या ऐसे अफराद जो क्राउडेड घरों में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ एक साथ रहती हैं, आपने कटरीज़ देखी होंगी, आपने मकान देखे होंगे, 2-3 मंजिला मकान आपने देखे होंगे जिसमें एक मंजिल में एक फैमिली रहती है, दूसरे में दूसरी, फिर तीसरी में, या पोर्शन घरों के इस तरह बने होते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं मिलकर वहाँ रहते हैं और सफाई सुथराई का वहाँ पर ख्याल नहीं रखा जाता। तो ऐसे माहौल में इस मर्ज़ को पनपने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। फिर ऐसी जगह या ऐसे शहर या ऐसे गांव या ऐसे इलाके जहां पर साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं होता है, वहां पर इस मर्ज़ के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में चूँकि सेहत और सफाई की सहूलतें बहुत कम होती हैं और वहाँ पर इन सहूलतों की तरफ ना तो ध्यान दिया जाता है, ना कोई कोशिश की जाती है, तो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर इस मर्ज़ के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि दुनिया की आधी आबादी जो है इस मर्ज़ का शिकार होती है, और दुनिया की बेशुमार आबादी ऐसी है जो तरक्की पजीर है, जो अंडर डेवलप है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाती है, जो गरीब ममालिक हैं, वहाँ पर इस मर्ज़ के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर ये मर्ज़ इस तरह भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ राब्ते में हैं जो ऑलरेडी इस मर्ज़ का शिकार है। कॉम्प्लिकेशन जो हैं इस मर्ज़ की, अगर इसका इलाज ना किया जाए और आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स भी सामने नज़र आ रहे हैं, आप तकलीफ़ में भी हैं, लेकिन अगर ये मर्ज़ बिगड़ता है तो फिर उस सूरत में अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। हमारी को जो लाइनिंग है स्टमक की, वो जो है अल्लाह ताला ने उसको महफूज बना के रखा है, लेकिन अगर वो लाइनिंग मुतासिर होना शुरू हो जाए, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, या वो लाइनिंग जो है किसी वजह से उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए, तो फिर हमारे मैदे में जो एसिड पाया जाता है ना, जो आम तौर पर ख़ुराक को तो गला देता है लेकिन हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो फिर वो जो एसिड है वो हमारी लाइनिंग को मुतासर करके वहाँ पर ज़ख़म बनाना शुरू कर देता है, वहाँ पर अल्सर बन जाते हैं। और ज़ाहिर है जिस जगह भी अल्सर बनेगा वो इंतहाई तकलीफ़देह सूरत हाल हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन हो सकती है हमारी स्टमक की लाइनिंग की। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के स्टमक के कैंसर हैं जो इन कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकते हैं। ज़ाहिर है जब मर्ज़ बिगड़ेगा और उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाएगा, या मर्ज़ को इसी तरह ही छोड़ दिया जाएगा, कभी दवाई खा ली, कभी दवाई छोड़ दी, कभी परहेज़ कर लिया, कभी बद परहेज़ी कर ली, तो फिर जब मर्ज़ बिगड़ेगा तो वो फिर अपनी इंतहा की तरफ जाएगा। हमारी होम्योपैथी में इस मर्ज़ का बहुत ही बेहतरीन इलाज है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एच पाइलोरी की, लेकिन हमारी होम्योपैथी मर्ज़ के नाम के ऊपर तो इलाज करती नहीं है। नो डाउट हम मर्ज़ के नाम पर भी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें हम पेशेंट के दिए गए किसी भी करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर दवाई का इलाज कर सकते हैं। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन को दोहराने से पहले या उनका नाम लेने से पहले मैं आपको फिर सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि देखिए मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं। अब आप इन सिम्टम्स को देखें कि जब जलनदार, मैंने कहा बर्निंग पेन्स होती हैं, जब जलनदार दर्दें होती हैं तो जहाँ जलन का नाम आता है वहाँ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरस आती है। नौजिया जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ एपिकॉक आती है। जहाँ लॉस ऑफ एपेटाइट आएगा, भूख की कमी पाई जा रही है, वहाँ हम चाइना को, लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत ज़्यादा कसरत के साथ जब पेशेंट जो है डिकार लेता है तो वहाँ हम कार्बोवेज को इस्तेमाल करवाते हैं। जब पेट में अफाड़े का एहसास पाया जाता है, ब्लोटिंग सेंसेशंस आती हैं, तो वहाँ पर हम चाइना को इस्तेमाल करवाते हैं। और इसी तरह अगर पेशेंट जो है खाता पीता वज़न जो है उसका कम होना शुरू हो जाता है,
खा पी भी ठीक रहा है लेकिन वज़न भी कम हो रहा है, तो देखें हम आयोडम का इस्तेमाल करवाते हैं। ये तो वो मेडिसिन हैं जो मैंने आपको इन सिम्टम्स की बुनियाद पर बताई, जो मैंने एच पाइलोरी के सिम्टम्स आपको बताए हैं उसके हवाले से। अब आप देखें कि हमारी होम्योपैथी में ये एक हुस्न पाया जाता है कि हम किसी भी करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर, किसी एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर हम अपनी होम्योपैथिक दवाई को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस मर्ज़ में हमारे पास बेशुमार मेडिसिन हैं और यहाँ मैं अपनी ही बात को फिर से दोहराऊंगी कि जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको मिले, टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिले, सेंसेशन एज इफ़ मिले, आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करवा दीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको टॉप ग्रेड कुछ मेडिसिन के नाम बताती हूँ जो इस मर्ज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो सरफ़हरिस्त हमारी जो मेडिसिन है नक्स वोमिका है, और नक्स वोमिका के हवाले से मैंने शायद अपने एक लेक्चर में पहले भी कहा था कि जहाँ नुक्स आए पेट में वहाँ नक्स आती है। कोई भी पेट में नुक्स आता है, आपको नक्स की एक पिक्चर जो है, ड्रग पिक्चर है, वो आपके जहन नशीन होनी चाहिए। वहाँ आप आंखें बंद कर कर नक्स वोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आती है। अगर ये पेन जो है अपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर डबल बेंडिंग है, तो जहाँ डबल बेंडिंग आएगा वहाँ कोलोसिंथ का नाम आएगा। ये मैं टॉप ग्रेड मेडिसिन आपको बता रही हूँ, मैं कोलोसिंथ की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं ये आपको एच पाइलोरी के टॉप ग्रेड मेडिसिन बता रही हूँ कि नक्स वोमिका के बाद जो मेडिसिन आती है वो कोलोसिंथ आती है। तो जहाँ कहीं कॉलिक आएगा, जहाँ कहीं डबल बेंडिंग आएगी, वहाँ पर कोलोसिंथ आएगी। अब इसी को रिवर्स कर लीजिए, अगर डबल बेंडिंग की बजाय पेशेंट तनाव की हालत में अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा है, अकड़ कर बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो वहाँ हमारी दवाई बदल के डायस्कोरिया हो जाएगी। कार्बोवेज आप जानते हैं कि खुराक की नाली के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है। खुराक की नाली में जलन का पाया जाना, डिकारों का आना, खाने का हज़म ना होना, स्लो डाइजेशन, ये सारे कार्बोवेज को तलब करते हैं। और इसका एक मेन करैक्टरिस्टिक सिम्टम जो होता है कार्बोवेज का वो ये कि पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उसको हवा की ज़रूरत होती है, वो बाहर जाना चाहता है, पंखा करना चाहता है, खुली हवा में जाना चाहता है, खिड़कियाँ दरवाजे खोल के रखना चाहता है। तो ये भी अगर करैक्टरिस्टिक सिम्टम साथ में आपको मिलता है खुराक की नाली के सिम्टम के अलावा, तो कार्बोवेज जो है सरफ़हरिस्त मेडिसिन बन जाएगी। आर्सेनिक एल्बम मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि आर्सेनिक हमारी वो मेडिसिन है जिसकी वजह से हम क्लिनिक में बेशुमार कामयाबी हासिल करते हैं। कसरत के साथ क्लिनिकली इमराज में इस्तेमाल होने वाली दवाई है। अपने एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम के गर्म चीज़ों से आराम, गर्मी से आराम, आप आर्सेनिक को किसी भी मर्ज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह लाइकोपोडियम के हवाले से कहा जाता है ना कि जहाँ कहीं किसी भी मर्ज़ में, किसी भी मर्ज़ के साथ मैदे के वारिस पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पाई जाती हैं, वहाँ हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आर्सेनिक जो है हमारी एक बहुत वसी मेडिसिन है। आलूदा खुराक खाने के बाद, आलूदा पानी पीने के बाद, गली सरी खुराक खाने के बाद कोई भी मर्ज़ हमारे सामने आता है तो हमारी मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक बन जाती है। फिर लाइकोपोडियम जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि बेहतरीन दवाई है, और लाइको में आपको पता है कि पेट के तमाम हिस्से जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं और हवा भी बढ़ती है और ख़ुराक के हज़म भी नहीं होती है। फिर लाइको में जो है भूख नहीं लगती है। भूख जिन लोगों को नहीं लगती है, बच्चे हैं या बड़े हैं, वहाँ पर आप भूख की कमी को दूर करने के लिए कि लॉस ऑफ एपिटाइट जहाँ पर आता है वहाँ हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर चाइना हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन में आती है। एक तो ब्लॉटिंग जो मैंने अभी आपको बताया वो सिम्टम उसमें पाया जाता है। फिर टिम्पैनिक सेंसेशन एक ऐसा चाइना का करैक्टरिस्टिक सिम्टम है कि आप कहीं पे भी, जहाँ कहीं आपको तनाव का एहसास मिलता है, पेशेंट आपको कहे कि पेट जो है डोल की तरह फूला हुआ लगता है, पसलियों के नीचे हवा भरी हुई है, कसाव का सा एहसास पाया जा रहा है, और इसके साथ अगर मुंह का जायका भी करवा मिल रहा है, तो दो करैक्टरिस्टिक सिम्टम जमा हो गए, वहाँ आप चाइना का इस्तेमाल करवा सकते हैं। एकोनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ कहीं भी एक्यूट कंडीशन आएगी वहाँ एकोनाइट आएगी। अभी मैंने आपको कहा कि इन्फ्लेमेशन अगर स्टमक की लाइनिंग की हो जाती है, स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन आएगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा होने वाली ख़राबियाँ हमारे सामने आएंगी, बुखार सामने आएगा, वहाँ हमारी मेडिसिन बेलाडोना और फेरमफॉस हो जाएंगे। इसी तरह
हम मर्क सॉल को इस्तेमाल करवाते हैं, फास्फोरस को इस्तेमाल करवाते हैं, ब्राइनिया को इस्तेमाल करवाते हैं। अब देखिए ब्राइनिया मैदे की दवाई नहीं है, ब्राइनिया को मैदे की दवाइयों में आप शुमार नहीं करते हैं, लेकिन जब ब्राइनिया के हमें सिम्टम्स मिलते हैं कि प्यास कसरत के साथ पाई जा रही है, खुश्की का एहसास पाया जा रहा है, और सबसे बढ़कर कि मैदे में सेंसेशन एज इफ़, यहाँ फिर सेंसेशन आई कि मैदे में इस तरह का एहसास जैसे एक पत्थर रखा हुआ है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ब्राइनिया ही काम करेगी। अब मैं आपको एक और टॉप ग्रेड मेडिसिन बताऊं जो कि आप एच पाइलोरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी मर्द मैदे की तकलीफ़ में जब पेशेंट आकर आपको सिंपली ये एक बात कहे कि मैदे के मुंह पे दर्द है, बाकायदा हाथ रख के आपको बताए, पिट ऑफ स्टमक के ऊपर आपको बताए कि मुझे यहाँ दर्द पाई जाती है, तो वहाँ पर पहली दवाई जो बन जाती है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम बन जाती है। तो ये तो चंद चीदा मेडिसिन हैं जिनका मैंने जिक्र किया और मैंने आपको बताया कि आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारी नेट्रम फॉस भी एक बेहतरीन मेडिसिन है जो इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सिम्टम्स के आप किसी भी मेडिसिन को एच पाइलोरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज़ के नाम के ऊपर मत जाइए। पेशेंट आके आपको कहेगा कि मैं टेस्ट करवा के आया हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा है कि आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, तो डॉक्टर साहब पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मुझे दर्द भी बहुत ज़्यादा है। मर्ज़ के नाम के ऊपर मत जाइए, पेशेंट के सिम्टम्स लीजिए, देखिए वो आपको कौन से करैक्टरिस्टिक सिम्टम दे रहा है। सिम्टम तो यही आएंगे ना जो मैंने आपको बताया, जो इस मर्ज़ के हवाले से ज़्यादातर पाए जाते हैं। फिर इन सिम्टम्स की बुनियाद पर देखिए कि किस मेडिसिन में कौन सा करैक्टरिस्टिक सिम्टम पाया जा रहा है, वहाँ पे फिर आपके लिए दवाई की सिलेक्शन का इंतखाब करना बहुत आसान हो जाएगा, आपको अपने पेशेंट को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे एक पेशेंट ने नहीं, मेरे एक सुनने वाले ने कुछ दिन पहले मुझे एक शायद इनबॉक्स किया कि मेरे कमेंट में ही उसने ये बात कही कि आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया कीजिए। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा केस बताने लगी हूँ। ये 8 दिन पुराना केस है। मेरे पास एक 18 साल बच्ची है। ये नक्स वोमिका के हवाले से मैं बता रही हूँ, मैं ये एच पाइलोरी के हवाले से नहीं बता रही हूँ। मैं आपको करैक्टरिस्टिक सिम्टम की अहमियत समझाना चाह रही हूँ कि क्यों मैं बार बार जोर देती हूँ कि करैक्टरिस्टिक सिम्टम को सामने रखकर अपनी दवाई की सिलेक्शन कीजिए। आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे अल्लाह के हुक्म से, माँ सिवाय इसके कि अल्लाह ने आपके हाथ में उस मरीज़ के लिए शफा नहीं रखी, अब कभी नाकाम नहीं होंगे। और बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह पाक जिसे चाहे शिफा दे, जिससे चाहे शिफा रोक ले। तो एक 18 साल की बच्ची 8 दिन पहले मेरे पास आई है, पिछले हफ्ते की ये बात है। मेरे पास वो बच्ची आई, 18 साल उसकी एज थी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन थी उसको। इसके अलावा वो बेहद चिड़चिड़ी थी, गुस्से वाली, नाराज़। माँ बाप को ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो ये कहते हैं कि जी बच्ची को रात को नींद नहीं आती, बच्ची रात को जागती रहती है, और बहुत पुराना इसका मर्द है, वो रात को जागती रहती है। फिर उसकी वालिदा ने एक सिम्टम साथ में ये भी दिया कि ये मेरी अकलौती बेटी है, तो मेरे भाई और भाभी की डेथ हो गई, तो मेरी बच्ची जो है, मेरा जो भतीजा था उसको मैंने अडॉप्ट करके बेटा बना लिया, तो मेरी ये जो बच्ची है उस भाई को कबूल नहीं कर पाती, और उसकी वजह से भी ये बहुत चिड़चिड़ी रहती है, ये बहुत तंग करती है, ये ख़ुद भी सुकून नहीं लेती, हमें भी सुकून नहीं लेने देती, हर वक्त ये चिड़चिड़ी और परेशान रहती है। अब देखिए मेरे पास सामने जो सिम्टम्स आए, एक तो कब्ज़ का सिम्टम आया जो क्रॉनिक कब्ज़ थी, दूसरा उन्होंने उसकी इरिटेबिलिटी बयान की जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पेशेंट चिड़चिड़ा होता है, ज़िद्दी होता है, तंग करता है, गुस्से में होता है, पारा उसका हाई रहता है, यानी ये भी एक लफ्ज़ एक वसी मायने रखता है जिसको मैंने एक लफ्ज़ में आपको बयान किया। तीसरा उन्होंने बच्चे की नींद के हवाले से लड़की की बात की कि इसकी नींद जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, इसको नींद नहीं आती है। नींद को मैंने बिल्कुल कंसीडर नहीं किया। उसकी बेसिक वजह ये थी कि बच्ची जो है वो रात को अगर 12 बजे सोती है या 2 बजे सोती है या 1 बजे सोती है, तो सुबह 10-11 बजे के बाद उठती है। एक नॉर्मल इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है। बच्ची रात को नींद नहीं पूरी करती, वो दिन को अपनी नींद पूरी कर लेती है। अब मसला था उसकी कब्ज़ का और उसके चिड़चिड़ेपन का। बच्ची जब तक ड्रॉप्स नहीं लेती, कोई एलोपैथिक ड्रॉप्स हैं, उन्होंने मुझे उसका नाम बताया, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा,
उनका ये कहना है कि जब तक वो ड्रॉप्स नहीं पीती तब तक उसको मोशन नहीं आता। लिहाजा हर 3-4 दिन के बाद जब स्टूल पास किए हुए 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो बच्ची को वो ड्रॉप्स पीने पड़ते हैं, उसके बाद जो है उसका स्टूल पास होता है। अब मैंने 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस किया, एक बच्ची की कब्ज़ के ऊपर फोकस किया और दूसरे मैंने उसके चिड़चिड़ेपन के ऊपर फोकस किया। आप लोग नक्स वोमिका को मैदे की दवाई के हवाले से जानते हैं कि नक्स वोमिका जो है मैदे की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। इसमें कब्ज़ पाई जाती है। इसका स्टूल जो है पेशेंट जब फारिग होता है रफ़ा हाजत के बाद तो वो इत्मीनान हासिल नहीं करता, सेटिस्फेक्शन नहीं उसको मिल पाती है। लेकिन शायद आप नहीं जानते हों या कम ही जानते हों कि नक्स वोमिका जो है चिड़चिड़ेपन की, गुस्से की बेहतरीन दवा है। मैंने उस बच्ची को नक्स की हाई पोटेंसी में सिर्फ 1 डोज दी, उसके बाद मैंने उसको 10 दिन के 9 दिन प्लस वो इस्तेमाल करवाई। जब चौथे दिन बच्ची मेरे पास आई तो आप यकीन जानिए उसकी 80 से ज़्यादा जो ख़राबियाँ थी वो दूर हो चुकी थी। उसने कहा कि मेरी नींद का मसला भी वही है, क्योंकि मैं नींद को फोकस भी नहीं कर रही थी, लिहाजा मैंने दोबारा भी उस पर तवज्जो नहीं दी कि बच्ची अपनी नींद तो पूरी कर रही है, रात में नहीं कर रही, दिन में पूरी कर रही है। आपने 24 घंटों में एक 8 घंटे की नींद ही लेनी है ना, आप जिस तरह मर्जी ले लीजिए। लेकिन उसकी वालदा, उसकी बच्ची बताते ख़ुद वो इस कदर खुश, इस कदर मुतमईन कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा बच्ची का गुस्सा जो है कंट्रोल हो गया है, बच्ची अब ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का इजहार नहीं करती, बच्ची की आदत में भी, बिहेवियर में भी फ़र्क आया है और बच्ची को हर दूसरे दिन मोशन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया है। हमें दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक, यानी कि 9 दिन हो गए हैं कि 10 दिन हुए हैं, मैंने उसे प्लास्पो पे डाल रखा है। क्यों? मैंने हाई डोज दी थी नक्स वोमिका की तो मैंने उसे प्लास्पो के ऊपर डाल रखा है। अब अगर जब वो मज़ीद आएंगे तो फिर मुझे नहीं पता कि वो किन सिम्टम्स के साथ आते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिकली ये चीज़, एक तो फरमाइश थी मेरे एक स्टूडेंट वो सुनने वाले की कि अपने केसेस भी डिस्कस किया करें, उनके बारे में भी हमें बताया करें। दूसरे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि करैक्टरिस्टिक सिम्टम की क्या अहमियत है। जब एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम हमें मिलता है, आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि कोई साल 2 साल पुरानी उसकी ना तो कब्ज़ थी, ना ही साल 2 साल पुराना उसका चिड़चिड़ापन था। कब्ज़ तो उसकी सालों पुरानी थी और चिड़चिड़ापन जब से उन्होंने बेटा अडॉप्ट किया था तब से बच्ची जो है वो चिड़चिड़ी हुई पड़ी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिन जाने वाला, सेहत देने वाले भी अल्लाह पाक, कामयाबी देने वाले भी अल्लाह पाक, उस बच्ची में 80% जो है अफाका नज़र आ गया है। अब अगर मज़ीद यही सूरत हाल आगे चली तो अभी मुझे मेरा दवाई इस्तेमाल करवाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं प्लास्पो पे ही रखूँगी, फिर उसके बाद जाकर मैं उसकी नींद को सेट करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर भी आपने मर्ज़ के नाम से नहीं घबराना कि पेशेंट आके टेस्टों की इतनी लंबी रिपोर्ट आपको पकड़ा दे हाथ में कि जी डॉक्टर साहब मेरे साथ ये मसला हो गया। नाम से आपने परेशान नहीं होना, उसके टेस्टों से परेशान नहीं होना, उससे सिम्टम्स लीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए उसको, देखिए वो आपको क्या सिम्टम्स देता है, फिर उनमें से करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स का इंतखाब कीजिए। अगर करैक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं मिल रहे तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का इंतखाब कीजिए, फिर मेडिसिन की सिलेक्शन कीजिए। अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने टॉप ग्रेड मेडिसिन आपको बताई हैं, आप इन्हीं मेडिसिन से जो है पेशेंट को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो मज़ीद इन्वेस्टिगेट कीजिए और अकॉर्डिंग टू सिम्टम पेशेंट की मेडिसिन की सिलेक्शन कीजिए। शुक्रिया।